प्रेसिडेंट आदरणीय रविंदर सिंह जी, नेशनल सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी बालक राम जी और हमारे फाउंडर विजय सिंह जी तथा सभी प्रदेशों से प्रदेशाध्यक्ष और अन्य जो साथी और हमारी बहन महिला शक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जी, बहन उमा जी और एक बहन और आई है। आज राष्ट्रीय स्तर की जो मीटिंग हुई उसमें कुछ सुनने को और सीखने को मुझे मिला है और बड़े जोश खरोश से सभी ने अपनी बातें रखी है। डीएनटी के बारे में हमारे जनरल सेक्रेटरी जी ने, बालक राम जी ने बहुत इतिहास जो बताया कि हम फ्रीडम और फाइटर रहे हैं। अध्यक्ष जी ने भी अभी बहुत अच्छी बातें बताई है, लेकिन बड़ा सोचनीय विषय ये है कि हम जो एक ताकत के रूप में हम मुग़लों से लड़े, अंग्रेज़ों से लड़े और लड़ कर के हमने उनको नाको चने चबाए, आज हम हमारे हक और अधिकार के लिए बार बार परास्त हो रहे हैं। उसके पीछे क्या कारण रहा, इसके ऊपर कभी भी हमने बैठ कर के ढंग से चिंतन और मंथन नहीं किया। संगठन बनाना, संगठन में आना, संगठन में बातें करना ये बहुत सहज है, लेकिन पटल पे, धरातल पे एक लड़ाई लड़ना ये एक मुद्दे की बात होती है। मैं कम से कम 2 सूटकेस भरे हुए लेटर हैं जो मैंने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को लिखे होंगे। ये एक मेरी उपलब्धि है, इससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि समाज को डीएनटी को कैसे दिलाया जाए, क्या दिलाया जाए, क्योंकि जो सरकारी तंत्र है, जो राजनीतिक दल है, वो हमारी जो फ्रीडम फाइटर की जो ताकत थी उसको जानते तो हैं, लेकिन हमने कोशिश नहीं की कि हमें उनके सामने हमारे अधिकारों के लिए कैसे उनको एक मैसेज दें। बहुत बड़ी बात है कि हम जब देश आज़ाद हुआ, भारतीय संविधान बना और उस संविधान में 3 कैटेगरी बनाई गई, जनरल कैटेगरी, एससी और एसटी कैटेगरी, 3 कैटेगरी बनी। उन तीनों कैटेगरियों में हम जो थे, जो शायद आज भी जिस समय देश आज़ाद हुआ और आज़ाद हुआ उस समय एससी और एसटी की जो पोजीशन थी वो स्थिति आज भी हमारे डीएनटी की है। और जब एससी एसटी की जो पोजीशन आज है उस पोजीशन को देखते हुए भारतीय संविधान में संविधान निर्माताओं ने हमें आरक्षित किया था। फिर ये डीएनटी शब्द मतलब कहाँ से आया, कैसे आया? हम घुमंतु हैं, हम ट्राइबल्स भी हैं और आज हमारे पूरे इंडिया में कुछ जातियां जनरल में हैं, कुछ एसटी में हैं, कुछ एससी में हैं और अब हम डीएनटी बन गए। लेकिन डीएनटी के नाम पे है क्या, कुछ मिला ही नहीं। मैं आप लोगों से इस पटल पे आज इस मीटिंग में पूछना और जानना चाहता हूं कि डीएनटी के नाम पे दे क्या रहा है, मिल क्या रहा है? डीएनटी का हमने आज तक जो मुख्य और मुद्दा जो लड़ाई का है वो ये है कि हम जिस प्रकार से देश आज़ाद हुआ और उस समय जब हमारा जो समाजों की स्थितियाँ थी, कमज़ोर थी, उनको आरक्षित किया गया, उनको आगे लाने के लिए, सामाजिक समानता लाने के लिए ये स्थितियाँ की गई। जब आज डीएनटी हाशिए पे है, जब आज डीएनटी फुटपाथ और सीवरेज पे है, जब डीएनटी आज 2 टाइम की रोटी के लिए तरस रहा है, आज डीएनटी अपने आशियाने के लिए और शमशान के लिए रो रहा है, तो ऐसे समय में हमें एक कई बार लोग बात करें, अभी एक मुहिम चला रखी है कि साहब घुमंतु सर्टिफिकेट बनते हैं, तो मैं इस चीज़ से सहमत नहीं। मैं उस चीज़ से सहमत हूँ कि जब तक हम इस डीएनटी को अलग से नहीं करवा दें, मैं वर्गीकरण की भी बात नहीं कर रहा हूँ, 3rd शेड्यूल की बात, मैं जब तक 3 स्टेज के बाद एक 4थी स्टेज आई मंडल आयोग, और मंडल आयोग आने के बाद में ओबीसी की जो आज जैसे जाट समुदाय, गुजर समुदाय, जो बड़ी अच्छे जो समाज है, उन्होंने भी अपने आप को आरक्षित करवा लिया और आज उनको जरूरत नहीं थी, फिर भी वो एक जनरल का हिस्सा था, लेकिन उनकी ताकत थी, उनका समूह था, उनमें एकता थी,
तो वो एक मंडल आयोग के माध्यम से उन्होंने भी अपना आपको आरक्षित करवा लिया। अब हमारे पास, हम जब तक, मैं ऑल इंडिया DNT वेलफेयर संघ का एक सदस्य हूँ, मुझे आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बालक राम जी ने जब राजस्थान की जिम्मेदारी दी, मैंने काफ़ी कहा कि भाई मैं इस लायक नहीं हूँ, फिर भी ठीक है, कोशिश करते हैं। समाज सेवा का एक मुझे जुनून और जज्बा है, इसलिए ये मुझे राजस्थान के प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी दी। जब से जितना हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ, और शायद राजस्थान में हमने काफ़ी कोशिशें भी की है। आज राजस्थान में, जैसे मैं ये नहीं कहता कि हमारे द्वारा, और भी लोग मेरे से पहले काम कर रहे थे, उन्होंने राजस्थान में DNT बोर्ड का गठन कर दिया। वो हालांकि पंजाब की देन है, पंजाब से DNT बोर्ड का शुरुआत हुई, DNT पंजाब से चला, हरियाणा में चला और जगह चला, लेकिन राजस्थान में भी आया। उसमें हमारे DNT बोर्ड का जब चेयरमैन बना तो मतलब की बात ही नहीं है, कुछ मिलता ही नहीं है, उसके पास कोई पावर ही नहीं है, कोई एक 4th क्लास का ट्रांसफ़र नहीं कर सकता किसी को। एक घर के लिए, जैसे ये हमारे आदरणीय जो कह रहे हैं कि एक छोटा सा झोपड़ा बनाने की स्वीकृति नहीं कर सकता, तो फिर DNT बोर्ड का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब हम ट्राइबल हैं, हम ST बन जाएंगे, उससे क्या हो जाएगा? ST में 7.5% आरक्षण है। आप 53 जातियाँ ST में घुस जाओगी, क्या फ़ायदा हो जाएगा? यानी कि हम इतने सारी जातियाँ मिलकर के ट्राइबल बनना चाह रही है। हम SC में हैं, तो अभी आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारे जनरल सेक्रेटरी जी ने कहा कि भाई हमारे जो दूसरे भाई हैं हम कमज़ोर हैं, इसलिए वो सारा आरक्षण उसमें खा गए। और आज भी हमारी वही स्थितियाँ हैं जब जिस समय देश आज़ाद हुआ, वो क्यों स्थिति हमारी DNT की है। तो हमें उस पर विचार करना चाहिए कि ना हम जनरल हैं, ना हम ट्राइबल, तो है हम घुमंतु हैं, लड़ाकू हैं, मार्शल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें जब तक हमारे हक और अधिकार के लिए, जब सामाजिक उत्थान के लिए आप सरकारें या राजनीतिक दल कर क्या रही है, दे क्या रही है। रेणुका आयोग ने भी अपनी सिफारिश दे दी, हिदायत आयोग की भी सिफारिश आ गई, उन सिफारिश को लागू कौन करेगा? और मैं तो कहता हूँ हिदायत आयोग की बहुत सारी सिफारिश, उनसे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है तो ये है कि जब तक DNT पूरा का पूरा, जिस तरह से जनरल, SC, ST, OBC ऐसे 4th स्टेज से 5th स्टेज जब तक DNT की अलग से नहीं हो जाती, जब तक ये 9वीं अनुसूची में नहीं चले जाते, जब तक ये सब हमारी लड़ाई बहुत हल्की है। हमें लड़ाई लड़नी चाहिए कि भाई हम DNT हैं, हम ट्राइबल थे, हमें ट्राइबल में डाला नहीं, अब हमें ट्राइबल में डलना नहीं है। SC में भी हैं तो हमारे दूसरे साथी खा जाते हैं, जनरल में है वहाँ तो आप अपनी पार पड़ती ही नहीं है, ST में हम जा ही नहीं रहे, क्यों? वो जाने नहीं देंगे, और हम जाएं भी क्यों? मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमें आज यहाँ एक प्रस्ताव लेना चाहिए कि भाई ऑल इंडिया DNT वेलफेयर संघ चाहे 31 अगस्त को जंतर मंत्र या रामलीला मैदान भरे, या राजस्थान में या मध्य प्रदेश में या तमिलनाडु में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कहीं भी मुहिम हो, तो हमारा एक ही बड़ा मुद्दा होना चाहिए, एक ही हमारा मतलब जो है मांग होनी चाहिए कि भाई इस देश में DNT आज भी भूख से तड़प रहा है, और एक आशियाने से आज भी सर्दी में, गर्मी में, बरसात में रो रहा है। तो क्यों रो रहा है? कि कौन, किसकी जवाबदेही है, किसकी जिम्मेदारी है? तो इसके लिए हम सब साथी जो आज एक बड़ी लड़ाई लड़ने की जो बात कर रहे हैं, इनको एक ही प्रस्ताव एक रखना चाहिए कि हमें 5वीं स्टेज में डालना चाहिए। हम घुमंतु अलग से हमें आरक्षण मिलना चाहिए, और अलग से आरक्षण का मतलब ये कि आज SC में से, अब जैसे हरियाणा में हुआ है DSC, वहाँ पे 20% कितना परसेंट है? 20%। अब 20% में वहाँ जैसे चमार जो भी जाती है, आधा हिस्सा वो ले लेंगे, और हम 52-53 जातियाँ आपकी 5-7% में आ जाएगी, तो भी कोई मतलब की बात नहीं। तो उसमें वो दूसरे और आगे ऊपर वो खा जाएंगे, वो और घुस जाएंगे। इसलिए हमारा तो यही है ऑल इंडिया DNT वेलफेयर संघ और हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से कि आप इस मुद्दे को एक एजेंडे के रूप में लें, और एजेंडे के रूप में लेकर के कहें कि हमारी लगभग 18 करोड़ पॉपुलेशन है, और 18 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए आज भी हमारी वो स्थिति है कि उसके लिए मतलब जो सर्वे रिपोर्टें आई है अब तक की, उसमें साफ जाहिर है कि ये व्यक्ति आज भी एक जंगली जानवरों से भी बुरा बेहाल तरह से हम जीवन जी रहे हैं।
आप हम 10-20 1-2% लोग ठीक ठाक हैं जो पढ़ लिया लिख लिया नौकरी कर लिया कोई व्यवसाय कर रहे हैं और उस व्यवसाय के माध्यम से आज हम ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन हमारा 98% लोग हमारे आज भी मतलब जैसे 1947 से पहले की जो स्थिति थी उसी स्थिति में हम जी रहे हैं। इसलिए मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, हमारे जनरल सेक्रेटरी जी से, पूरी जितने कार्यकारिणी सभी स्टेटों से मैं यही मेरा निवेदन रखूँगा कि हमारी पॉपुलेशन के मुताबिक हमारा एक ही एजेंडा होना चाहिए ऑल इंडिया DNT वेलफेयर संघ का कि हमें जिस प्रकार से जनरल SC/ST कैटेगरी क्रिएट की गई, मंडल आयोग लाया गया, ऐसे हमें तो केवल और केवल हमारी जाति अनुपात में 10% हम 15% मांगेंगे जब 10% मिलेगा अलग से जो जनरल हमारे जो गोविंदू समाज है जनरल में उसको उठा के DNT में डालो, जो OBC में है उसको उठा के DNT में डालो, जो SC में है उसको उठा के DNT में डालो, जो ST में कहीं 1-2 स्टेटों में शायद ST में भी हमारे लोग उसको उठा के हमारे DNT में डालो और DNT की 5 कैटेगरी बन जानी चाहिए यदि अलग से और जब ये हो जाएगा तो झुग्गी झोपड़ी मांगने की हमें जरूरत नहीं है। हमें ये जो चीजें करने की है उसकी कोई आवश्यकता नहीं। रिकमेंडेशन है इदाते कमीशन में, इदाते कमीशन में वो है उसको देखिए मैं बताऊं आदरणीय अध्यक्ष जी वो है, लेकिन हमारा एजेंडा इस ऑल इंडिया DNT वेलफेयर संघ का एजेंडा बड़ा एक ही होना चाहिए क्योंकि ये पुराना संगठन है और इस पुराने संगठन हम सोचिए। आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, मैं थोड़ा सा 2 मिनट ज़्यादा लूँगा आपका। ये हमारा ऑल इंडिया DNT वेलफेयर संघ का मांग पत्र है। इस मांग पत्र में मैंने लिखा है सबसे पहले कि हमारी 32 जातियाँ हैं जिनको जहाँ जो रह रहे हैं उनको वहीं पर ही घर दे दी जाए। उससे क्या मिलेगा? मिल जाएंगे घर, तो थोड़ा बहुत मिल जाएंगे, मतलब 2-5% लोगों को मिल रहे हैं। हमने और भी मांग कर ली कि साहब हमारे जो बच्चे हमारे जो लोग जो व्यवसाय कर रहे हैं उनको 50 लाख से 1 करोड़ तक बगैर गारंटी का ऋण दे दो, ये भी हो जाएगा। उसमें भी 1-2% ही ले पाएंगे ऋण, सभी थोड़ी ले पाएंगे, सभी को बेनिफिट थोड़ी मिलेगा। इस तरह से हमने 7 सूत्री मांग पत्र दिया। ये मांग पत्र तो एक अलग चीज़ है, लेकिन यदि इस DNT का भला होना है और हम चाहते हैं और एक बड़ी लड़ाई लाना चाहते हैं और सरकार चाहे वो किसी भी दल की हो उनकी आंखें खोलना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया DNT वेलफेयर संघ के बैनर तले एक बड़ी लड़ाई यही हो कि भैया हमें 10% अलग से आरक्षण दिया जाए। वो किसी भी समुदाय में अभी किसी भी कैटेगरी में पड़ा है जो DNT है उसको DNT के नाम से अलग कर दिया जाए। और अलग करने का यही है कि जब देश आज़ाद हुआ SC कैटेगरी क्रिएट की गई, ST क्रिएट की गई, ये सारी कैटेगरी जब मंडल आयोग है तो DNT आयोग भी बनना चाहिए, DNT मंत्रालय बनना चाहिए, DNT के सारे अधिकार मिलने चाहिए। इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी है। अब रही बात प्रदेश की कि जब तक आज ये मीटिंग हुई है इसमें थोड़ा बहुत मुझे भी एनर्जी मिली है बोलने के लिए, क्योंकि हम देखिए राष्ट्र से चलता है सारा सब कुछ। राष्ट्र जब कोई प्लान देगा तो प्रदेश चलेंगे। वित्त की बात मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूं कि आप प्रदेश को सीधा सीधा टारगेट दीजिए, आप यहाँ से रसीदें छपवाइए, रसीदें प्रदेश को भेजिए। मैं जैसे बहन जी मेरे पास आने का विस्तार के लिए हमने कर रखा है, और जैसे 1-2 उदाहरण दे दूँ मैं, जैसे गीता बागरिया है बागरी समाज की, मैं उसको कहूँगा भैया ये राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्र से आइए 10 रसीदें लीजिए, आपके समाज के 100 लोगों को सदस्य बनाइए। फिर हम किसी और दूसरे जैसे सपेरा समाज का है उसको देंगे कि भैया ये पकड़िए 5 रसीदें, आप अपने सपेरा समाज के 100 लोगों को सदस्य बनाइए, तो हमारे पास सदस्य भी बनेंगे और पैसा भी आएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम राष्ट्र से थोड़ा एक्टिव होकर के, आज आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, भारत सरकार यहीं बैठी हुई है, क्यों नहीं बार बार उनसे समय लीजिए और लिख के दीजिए भाई आपकी मंशा जब है इन लोगों के लिए को आगे बढ़ाने के लिए, इनको सामाजिक दृष्टि से संभाल लाने की जब मंशा रखते हो तो कैसे लाया जाएगा आप हमें बता दीजिए। केवल एक झोपड़ी बना देने से वो व्यक्ति रह तो लेगा लेकिन उसमें सुधार नहीं हो सकता। इसलिए आज जैसे अभी ST का जब आरक्षण है उसमें दो ही जातियाँ आई है, 2-4 जातियाँ या 2-4, तो आज देखिए हर तीसरा चौथा आदमी उनका अधिकारी है। और हमें जब ये चीज़ हो जाएगी तो गवर्नमेंट का टारगेट होता है कि 100 घरों की स्वीकृति हुई है, 100 घर में 10 घर तो हमारे लोगों को ही मिलेंगे ना। बिल्कुल।
आज ऋण वाला मामला है, तो जब हमारे अधिकारी बैठेंगे, जब हम पुलिस में बैठेंगे, तो ये सारी चीज़ें, ये जितने मांग पत्र है, ये सारे धीरे धीरे लागू होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए आपसे मेरी यही एक सुझाव है आज इस मीटिंग में कि आप यहाँ आज इस मीटिंग में प्रस्ताव लें और इस प्रस्ताव में यही रखा जाए कि हमें डीएनटी का 5वां, इस इंडिया में डीएनटी समाज 5वां एक अलग से इसमें लिखो वर्ग हो और उसको 9वीं अनुसूची में डालने के लिए इदाते आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 10% सेपरेट रिजर्वेशन की जो डीएनटी के लिए अब आदरणीय मैं जनरल सेक्रेटरी जी और रेणु जी और हमारे सारे साथी बैठे हुए, मैं पूछा डीएनटी का सर्टिफिकेट अभी बन रहे हैं, वो सर्टिफिकेट बन भी गया, उसको कहाँ काम आ रहा है? कुछ नहीं आ कोई रहा, मतलब नहीं है। वो एससी का मेरा बच्चा पढ़ रहा है, वो जब तक मैं एससी का सर्टिफिकेट नहीं लगाऊंगा, डीएनटी से केवल ज्यादा वो साइकिल मिल रही, बताइए साइकिल मिल रही। और अभी भी जो शीर्ष योजना में आपके पास है, हरियाणा से मेरे पास आ गए, उन्होंने कहा भाई साहब हमारे ये सर्वे चल रहा है शीर्ष योजना में, हम बच्चों को वो दे रहे हैं, क्या नाम से, अगर बच्चा कोई ट्रेनिंग कर रहा है आईआईटी की या नीट की कोई तैयारी कर रहा है, तो हम उनको 1.5 लाख रुपये छात्रवृत्ति दिलाएंगे। बोले दिला दे, हमने दिया, मगर चलो ठीक है, आप थे, इनका नाम दे दिया, इनका बच्चा पढ़ रहा, उनका बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? उनका बच्चा तो वो स्थिति में ही तो ढोली बजाएंगे ना, इनका बच्चा पढ़ रहा, अब इनके बच्चों को तो 1.5 लाख की सीमा में आगे क्यों मिलेगा वो पैसा? तो ले दे के पॉलिसियाँ जो बनाई जा रही है वो इस तरह की है जिसका हम बेनिफिट नहीं ले सकते। और जब तक हम एक बड़ी लड़ाई, मेन हमारा तो यही होना चाहिए कि हमें 5वीं कैटेगरी बन जानी चाहिए। जब मंडल आयोग हो गया, जब डीएनटी कर रहे हो, डीएनटी बना ही दिया, तो डीएनटी को अलग कर दो ना, इसका मंत्रालय अलग होना चाहिए, आयोग अलग होना चाहिए, इसका 10% आरक्षण अलग ही होना चाहिए, फिर ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा। और ये ऑल इंडिया डीएनटी वेलफेयर संघ के लिए बड़ी लड़ाई होगी। वो उसमें इदाते कमीशन में है, वो है कमीशन की बात है, इससे बात नहीं है। इदाते देखिए, इदाते कमीशन भारत सरकार का एजेंट है, वो उनकी कई अनुसार उन्होंने काम किया है। मैं ऑल इंडिया डीएनटी वेलफेयर संघ की बात कर रहा हूँ। नहीं, आपकी बात है इस मूवमेंट को अपने फास्ट तरीके चलाना। हम ऑल इंडिया डीएनटी वेलफेयर संघ के माध्यम से हम इदाते, वो तो एक सरकार के थे और उन्होंने कहा कि ये आप इस पे काम कीजिए, उन्होंने काम कर दिया, उन्होंने सुझाव भी दे दिया, उसको लागू नहीं करना चाहते। हमारा ये संगठन, हम जो दबाव बनाना चाहते हैं, हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो इस संगठन के माध्यम से यदि मान लीजिए देना तो उनको है, इदाते ने सिफारिश कर भी दी और वो चीज़ क्लियर भी है और वास्तव में ये है भी सही, तो हम जब इस मुद्दे को लेकर चलेंगे और बायदी में यदि ये हो जाता है तो ऑल इंडिया डीएनटी वेलफेयर संघ एक बड़ा नाम हो जाएगा। और आप हमारे जो साथी जो आज ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, एक बड़ी चीज़ हो जाएगी। देना तो उनको है, अब देंगे कब, ये बहुत देर होती, काफ़ी समय लगेगा। यदि हमने ताकत लगाई और 31 अगस्त 14 अप्रैल या कोई भी डे यदि हम फिक्स कर लेते हैं और उस डे में यदि हम एक बार नहीं, साल में 2 बार ऐसे कार्यक्रम रखो ना, और प्रदेश में भी आप हमें टारगेट दीजिए, फिर मैं बता देता हूँ, मैं काम नहीं करूँगा, गेट आउट। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, बहुत सारे साथी हैं काम करने वाले, लेकिन अब प्लान नहीं है या मुहिम नहीं है, तो कहीं कहीं मैं भी देखता हूँ मेरे स्तर पे हमने चलाई रखी है और लोगों को जोड़ा भी है। और जब आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, गत सरकार की बात कर रहा हूँ, अभी सरकार बीजेपी की है, वहाँ भी ऐसे चल रहे हैं। तो हमने मुख्यमंत्री जी को कहा, भाई तो 31 अगस्त की बात कर रहा हूँ मैं, 31 अगस्त को हमने कहा कि भाई हम आपके यहाँ मुक्ति दिवस मनाना चाहते हैं। तो मैं रियल बता रहा हूँ, शायद इंडिया में पहली बार हुआ होगा, किसी मुख्यमंत्री हाउस में 5,500 घुमंतों को लेके हमने 31 अगस्त को मुक्ति दिवस मनाया मैडम। फिर दिया कुछ नहीं, केवल खाना खिला दिया उन्होंने और हमको भेज दिया। और उस सरकार ने ये जरूर कह दिया कि अब की बार 31 अगस्त को मुक्ति दिवस राजस्थान में सरकारी स्तर पर मनाया जाएगा। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि सरकार आई नहीं और सरकार बदल गई। तो कहने का तात्पर्य यदि ताकत होगी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तो उनको लगेगा कि ऑल इंडिया डीएनटी वेलफेयर संघ के सिपाही आ रहे हैं, ऑल इंडिया डीएनटी वेलफेयर संघ की टीम आ रही है, ऑल इंडिया डीएनटी वेलफेयर संघ की ताकत आ रही है, तो बीजेपी और कांग्रेस या जो भी दल है आपको वार्ता के लिए बुलाएंगे। मैं कर्मचारी यूनियन से हूँ और कर्मचारी यूनियन में जब हम कोई संघर्ष की बात करते हैं तो सरकार वार्ता के लिए बुलाती, ताकत होनी चाहिए, ताकत दिखानी पड़ती है।
बिल्कुल। तो ऑटोमेटिक बुलाएगी। आप हमारा जब भी डेलीगेशन जाए, कौन आ रहा है इंडियन टेबल पर्सन की प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष की टीम आ रही है, तो 10 बार वो आपको टाइम देंगे, मना नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री जी हो चाहे राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, मना नहीं कर सकते। लेकिन वही बात, अभी तो हम घुमंतु, अभी तो हम डीएनटी और घुमंतु के नाम से कुछ नहीं होने वाला है। हमको एक बड़ा मैसेज देना। और फिर मैं एक चीज़ और बता दूं, चुनाव के टाइम में ये सारे लीडर जैसे बैठे हुए हैं, इनको कहो ना भाई प्रदेश में फला इसमें अब की बार एक जाए, एक आवाज़ में घोषणा कर दो कि भैया इस पार्टी की सरकार थी, इन्होंने कुछ नहीं दिया, खिलाफ जबरदस्त हमें एक वो देना चाहिए कि स्टेटमेंट देना चाहिए कि भैया आज तुमने कुछ नहीं दिया, अब हम आज इधर से इधर जा रहे हैं। घबरा जाएगी सरकार। तो इस तरह से थोड़ा सा मेरा यही रहेगा कि आप हम सब संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करने के लिए टीम की भी ज़रूरत है। और जैसे राजस्थान में मेरे लगभग 60 से 65 लाख की पॉपुलेशन है डीएनटी की, और उसमें 60 से 65 लाख में केवल 65 लोग काम कर रहे होंगे, 65 भी नहीं कर रहे होंगे। और 65 लोगों को यदि मैं कहूँ कि यार आज दिल्ली मीटिंग है डीएनटी वेलफेयर संघ की, अरे यार ज्ञान जी आप ही आओ ना, आप देख लेना, आप कर दो, हम तो आपके साथ आ जाएंगे। तो ये तो हमारा डीएनटी का शो नहीं, ये तो और समाजों में भी है, सभी जगह है। तो एक दो ही होते हैं लीडर, काम करने वाले एक दो ही होते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप राष्ट्र की जो टीम है वो कमज़ोर अपने आप को नहीं समझे। चाहे राजस्थान से आह्वान हो, चाहे अन्य स्टेट से आह्वान हो, राजस्थान की मैं गारंटी लेता हूँ, राजस्थान से जब भी दिल्ली को ऑल इंडिया डीएनटी वेलफेयर का, मुझे बहुत बार कई बार कहा दिल्ली चलो, अरे भाई दिल्ली क्यों चलो, कब चलो, चल के केवल भीड़ की जब आवश्यकता हो। और इसी मुद्दे को लेके एक ही बात को कि अब हमें 5वीं कैटेगरी बनवानी है, 5वीं कैटेगरी, 4 कैटेगरी बन गई, 5वीं कैटेगरी क्रिएट करवानी है हमें। ये सब बेकार है। बाकी हमें कहा एससी के वर्गीकरण में वर्गीकरण तो कर दो, एसटी के वर्गीकरण में वर्गीकरण डाल दो, ये सब बकवास है, ये गुमराह करने वाली चीज़ें हैं। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि ऑल इंडिया डीएनटी वेलफेयर संघ के इस बैनर से 5वीं कैटेगरी बनाने की मांग बड़े जोर शोर से हो जानी चाहिए। धन्यवाद। जय संगठन।